ऋषिकेश से खबर, जहां आईडीपीएल कॉलोनी में कब्जाधारियों से आवास खाली कराने के लिए स्थानीय प्रशासन यहां पर पहुंची और उनको विरोध का सामना करना पड़ा। प्रशासन की टीम आज खाली और जर्जर पड़े भवन पर कार्रवाई शुरू कर रही थी, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में आईडी पर कॉलोनी में रह रहे लोगों ने ऋषिकेश दिल्ली नेशनल हाईवे पर पहुंचकर आईडी पर गेट पर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि जब तक सरकार उनकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं करती तब तक वो आवास खाली नहीं करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इनके प्रदर्शन की ऋषिकेश में। आशीष डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब भी प्रदर्शन जारी है? जी बिल्कुल, आज आईडीपीएल कॉलोनी में आवास जो थे उसकी 1 महीने से प्रोसीजर चल रहा है। डीएम के सख्त आदेश हैं कि खाली कराया जाए, क्योंकि भूमि उत्तराखंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर होगी। ये जो केंद्र सरकार का आईडीपीएल प्लांट था उसमें, लेकिन जो कर्मचारी थे वो अभी तक इसमें रह रहे हैं और कब्जेदारियों के रूप में रह रहे हैं। सरकार ने कई बार उनको नोटिस दे दिया। आज सरकार वहां पर कार्रवाई करने जा रही थी। जो भवन सरकार ने खाली कराए हैं उनको गिराने जा रही थी, लेकिन विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। और आईडीपीएल में जो लोग रह रहे हैं वो बड़ी संख्या में नेशनल हाईवे ऋषिकेश से दिल्ली जो नेशनल हाईवे है उसमें पहुंचकर जाम लगा दिया है उन्होंने, और अभी स्थिति बनी हुई है और प्रशासन से उनकी वार्ता चल रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आशीष। लैंसडाउन के रथुआ ढाब इलाके में बाघ की दहशत बढ़ते जा रही है। हाल ही में गांव में जंगल में एक बुजुर्ग महिला को आदमखोर ने निवाला बना डाला था। इसके अलावा महिला का अधखाया शव गांव के पास झाड़ियों में मिला। वन विभाग ने आशंका जताई कि आदमखोर बाघ ने महिला को अपना निवाला बना दिया है। वहीं रथुआ ढाब से सटे गाड़ियों पुल समेत कई गांवों में पहले ही बाघ का आतंक बना हुआ है। गांव में 3 महीने में घूम रहे एक टाइगर को वन विभाग ने पकड़ लिया, लेकिन इलाके में अभी भी बाघ के हमले कम नहीं हुए हैं। परेशान ग्रामीण अब गांव में पिंजरे लगाने की मांग कर रहे हैं। मामले में लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि इलाके की बड़ी आबादी बाघ के आतंक के बीच है। ऐसे में वन विभाग को इलाके में गश्त के साथ ही पिंजरे लगाने चाहिए। ये हमारे लिए कॉर्बेट पार्क जो है बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है, और मैंने अभी जब भी घटना के बाद मैंने डीएफओ को बुलाया और उसके बाद आरओ को और वहाँ के सारे स्टाफ को निर्देशित किया है कि उस पूरे चौकसी बढ़ा दिया जाए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और वहीं सीएम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उत्तराखंड कॉरिडोर समेत कई अन्य योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। मसूरी बाईपास टनल को लेकर भी बातचीत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री से भी सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी कल काशीपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम धामी ने 28 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, क्योंकि कल वो काशीपुर के दौरे पर थे। पीएम आवास योजना के तहत सीएम धामी ने 335 घरों का लोकार्पण किया और लाभार्थियों को घर की चाबी भी दी है। इसी योजना के तहत 1061 लाभार्थियों को पहली किश्त की धनराशि भी प्रदान की गई। इस मौके पर सीएम धामी ने गिरिताल की सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की और सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मैं उन सभी बहनों को विशेष बधाई देता हूं जो आज स्वयं के घर की मालकिन बन रही हैं और कहीं न कहीं लखपति दीदी भी बन रही हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को आपका स्वयं का घर सौंपने जैसा पुण्य कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वहीं डिलीवरी बॉय और एजेंट्स को थानों में हाजिरी लगानी होगी। जी हां, हफ्ते में 3 दिन डिलीवरी बॉय और एजेंट्स थानों में हाजिरी लगाएंगे। देहरादून के एसएसपी ने स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनी को सत्यापन के निर्देश भी दिए हैं। तो वैसे में सुरक्षा के तौर पर देखा जाए इसे तो बेहद अहम पहल है ये।
सत्येंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, हफ्ते में 3 दिन अब एजेंट्स हाजिरी लगाएंगे। जो भी जोमेटो और स्विगी के एजेंट्स होंगे वो थाने में जाकर अपने सत्यापन को लेकर यहां पर हाजिरी लगाएंगे। क्या जानकारी मिल रही है इसमें? बिल्कुल अंशिका, क्योंकि अक्सर पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि अलग अलग कंपनियों के जो डिलीवरी बॉय हैं ये खाद्य सामान के आड़ पर कई प्रकार के नशे के सामान की डिलीवरी करते हैं। और बीते कुछ महीने पहले कुछ डिलीवरी बॉय को पुलिस ने नशे की सामग्री के साथ भी अरेस्ट किया था। साथ ही कई डिलीवरी बॉय जो चोरियों और अन्य अपराधों में भी शामिल रहते हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और सभी जो भी देहरादून में डिलीवरी बॉय है अलग अलग कंपनियों के, उनका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही इन पर नजर रखने के लिए अब इनको हफ्ते में 3 दिन पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी देनी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सी शिकायतें मिलती हैं स्विगी और जोमेटो के एजेंट्स को लेकर सत्येंद्र, जिसको लेकर ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन 3 दिन क्योंकि ये एजेंट्स यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अगर कोई नया एजेंट आ रहा है और कोई नया डिलीवरी बॉय असाइन किया गया है तो क्या उसको भी इस प्रोसीजर को ध्यान में रखना होगा? बिल्कुल, क्योंकि जो नया जो एजेंट आएगा या नया जो डिलीवरी बॉय आएगा उसको भी इस पूरी प्रोसीजर में से गुजरना पड़ेगा। साथ ही क्योंकि जो नया आएगा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन पहले से ही पुलिस अपने पास रखेगी, यानी कि अब हर जो एजेंट है या डिलीवरी बॉय है उसको जो देहरादून पुलिस ने एक नया फरमान जारी किया है, इस फरमान से गुजरना पड़ेगा। और हर दिन मतलब हर हफ्ते में 3 दिन पुलिस नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे हाजिरी तो लगानी पड़ेगी, साथ ही अपना वेरिफिकेशन भी तैयार करना पड़ेगा। जी ऐसा कई बार होता है सत्येंद्र कि हम देखते हैं कि स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉय बनकर लोग लूटपाट की गतिविधियों को भी अंजाम देते हैं। तो ऐसे में इन क्राइम्स पर भी लगाम लगाने के लिए हम कह सकते हैं एक बड़ा कदम है ये। बिल्कुल अंशिका, क्योंकि बीते कुछ समय पहले अगर हम बात करें देहरादून में, तो देहरादून में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पे डिलीवरी बॉय जो हैं वो जाते हैं, घरों की निगरानी करते हैं, रेकी करते हैं और चोरियों जो अभी तक 2-3 चोरियां यहाँ पे खुली है उसमें भी डिलीवरी बॉय पकड़े गए थे और डिलीवरी बॉय का ही बड़ा अहम रोल चोरियों में भी देखने को मिला। तो उसको लेकर ये एक अहम देहरादून पुलिस का एक अहम वो रहेगा, जिससे कि अब इन पर नजर रखी जाएगी। और नजर रखने के साथ ही पुलिस का ये भी मानना है कि जो चोरियां या जो कई प्रकार के जो अपराध होते हैं या नशे के जो सामान डिलीवरी करते हैं डिलीवरी, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सत्येंद्र। खबर नैनीताल से, जहां मेट्रोपोल में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है और दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आज शाम तक सभी घर ध्वस्त हो जाएंगे। प्रशासन लगातार यहां पर मुस्तैद है और निगरानी में कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की निगरानी में इलाके में लगातार कार्रवाई हो रही है। नैनीताल की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको यहां पर अब खाली कराया जा रहा है, उन जगहों को। चमोली में 19 जुलाई को हुए करंट हादसे पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एसटीपी प्लांट के सुपरवाइजर पवन, चमोली बिजली विभाग के लाइनमैन महेंद्र सिंह जसपाल और जल संस्था के इंजीनियर हरदेव लाल आर्य को गिरफ्तार किया है। नमामि गंगे योजना के तहत एसटीपी में पहले 18 जुलाई को करंट दौड़ा था, जिस हादसे में गणेश नाम के एक शख्स की मौत हुई थी। इसके बाद अगले दिन 19 जुलाई को कई लोग पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान बिजली का कनेक्शन बंद किया गया था, लेकिन लाइनमैन महेंद्र सिंह ने बिजली का बंद कनेक्शन चालू कर दिया और सुबह 11:25 पर जैसे ही बिजली का कनेक्शन चालू किया गया तो फिर से एसटीपी में करंट दौड़ गया और इस दौरान 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16वें शख्स गणेश की एक दिन पहले मौत हो चुकी थी। एक दुर्घटना हुई थी जिसमें विद्युत करंट लगने से 16 व्यक्तियों की और 8 जो लोग मृत्यु हुई थी, उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने अपनी विवेचना आगे बढ़ाई थी। 304 और 13/31 भारी मशीनरी अधिनियम में एक मुकदमा कायम किया गया।
चमोली में 19 जुलाई को हुए एसटीपी हादसे में 16 लोगों की जान चली गई और चमोली हादसे का सबसे बड़ा कारण मानवीय भूल और लापरवाही बताई जा रही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद सरकार ने सभी एसटीपी संचालक कंपनियों और ऊर्जा निगम के विद्युत मानकों की सुरक्षा के आदेश दिए हैं। इसी के साथ रेड क्रॉस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लोगों को जागरूक करने के लिए आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दे रही हैं, ताकि भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। तो भविष्य में किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को ये ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वापस से ऐसी कोई भी भूल दोहराया ना जाए। और यहां पर चमोली में एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जो लापरवाही हुई लाइनमैन की वजह से, जिसने करंट चालू कर दिया था और कनेक्शन ऑन कर दिया था, और इसके बाद करीब 15 लोग इसकी चपेट में आ गए और एक की पहले ही दिन मौत हो गई थी। अब बात उत्तरकाशी की होगी, जहां विस्थापन की मांग को लेकर बल्ड गांव के ग्रामीण झील किनारे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का यह धरना दिन रात चलेगा। ग्रामीण 2002 से टिहरी बांध पुनर्विकास विभाग से विस्थापना की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द मांग पूरी न होने पर टिहरी झील में जल समाधि लेने की भी बात कही है। दरअसल जिस जगह ग्रामीण धरने पर बैठे हैं वो जगह कुछ दिन में टिहरी झील का जलस्तर बढ़ते ही डूब जाएगी, लेकिन ग्रामीण इस बार पुनर्वास विभाग से आर पार की लड़ाई के लिए मन बना चुके हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव का एक बार सर्वे भी कराया गया था, जिसमें गांव के लिए खतरा बताया गया था, लेकिन उसके बाद भी गांव का विस्थापन आज तक नहीं किया गया, जिसको लेकर यहां के ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। और जब पहले ही वहाँ पे कैजुअलिटी हो गई थी तो उसके बाद हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे क्या हुआ है, और हम पूरे ही मानव को लेके गए। और उसमें तो ये पता लग रहा है कि उससे पहले, थोड़ी देर पहले वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो निकल गए थे। अगर बाय द वे ऐसा होता तो इन लोगों को हम आराम से अपनी जान। शीतकालीन यहाँ पे धरना प्रदर्शन है हमारा, और रात दिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, रात दिन हम यहाँ पे धरने पे मौजूद रहेंगे और शासन प्रशासन को जल्द से जल्द कोई समस्या का निराकरण निकालना पड़ेगा। न्यूज 18 ने स्मार्ट सिटी के काम को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज से काफी काम हुआ है और हो सकता है कि इसी लिहाज से आगे भी काम जारी रहेगा। और विभाग ने 2 दिन का टाइम मांगा था कि मैंने जो सुरक्षात्मक दृष्टि से जो मुझे लग रहा था कि यह आवश्यक है, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। मैंने देखा है कि अधिकांश जगह उन्होंने जो जैसा उन्होंने बात कही थी उन्होंने किया भी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने जैसे एक हरे कपड़ा टाइप का कुछ लगाया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी।